नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में 8वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे खनिज पोषण के संदर्भ में, उसको हम आगे पढ़ते हैं। इस पाठ की में जो पहली क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि पादप जो है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनमें वो पोषक तत्व जो है वो पादप बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है और फिर अपने शरीर में या कोशिकाओं के अंदर उनको लेकर पादप में होने वाली किसी न किसी जैविक क्रिया में या फिर अपनी संरचना या कोशिका वगैरह या यौगिकों के निर्माण में उनको उपयोग में लेता है। अब अलग अलग पोषक तत्व पादप में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर लगभग 60 प्रकार के पोषक तत्व पादपों में मिलते हैं, लेकिन अध्ययन वगैरह के द्वारा ये पाया गया कि इनमें से केवल 17 ही पोषक तत्व जो हो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। उनकी अनिवार्यता का निर्धारण जो है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या मापदंड जो है वो किसी पोषक तत्व को प्राप्त करने होंगे ताकि उसे अनिवार्य पोषक तत्व में गिना जाए, वो हमने पढ़ लिया था। पोषक तत्वों का वर्गीकरण जो है वो भी हमने पढ़ लिया था। स्रोत के आधार पर कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके आधार पर 17 पोषक तत्वों में से 3 जो हैं वो बाह्य वातावरण में जल और गैसों के रूप में उसे प्राप्त होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये अखनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। बाकी शेष जो 14 पोषक तत्व है उन्हें पादप जो है वो जमीन से अवशोषित करता है, भूमि से अवशोषित करता है या मृदा से अवशोषित करता है, इसलिए उनको खनिज पोषक तत्व कहलाता है। तो अनिवार्य खनिज पोषक तत्व जो है उन्हीं का अध्ययन जो है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इसलिए अब इस पाठ में आगे जो हम पढ़ेंगे वो है इन पोषक तत्वों की, अनिवार्य पोषक तत्वों की पादपों में क्या भूमिका है, और यदि वो पोषक तत्व पादप को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो पादप में उसकी कमी के क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो इनका अध्ययन जो है वो इस क्लास में हमें करेंगे। अब इनमें कुल मिलाकर अनिवार्य पोषक तत्व जो है वो 17 है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल हम 14 पोषक तत्वों को पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व जो हैं वो पादप को मृदा से प्राप्त नहीं होते, जल या गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड या H2O के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए इनके बारे में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है और लगभग पादप की सभी कोशिकाओं में, सभी यौगिकों में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनका अध्ययन हमें नहीं करेंगे। तो इन 3 को यदि छोड़ दिया जाए तो 17 में से चौथे नंबर का जो पोषक तत्व है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। तो ये 14 पोषक तत्व है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। अब इन पोषक तत्वों का अध्ययन जो हम करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पोषक तत्व जो है उसका अवशोषण पादप किस रूप में करता है, उसकी क्या भूमिका होती है पादप की जैविक क्रियाओं में, और उसकी कमी के क्या लक्षण प्रकट होते हैं। खास तौर से ये न्यूनता लक्षण जो है वो महत्वपूर्ण बनते हैं किसी भी पोषक तत्व का अध्ययन हम करते हैं तो उसमें। तो सबसे पहले अवशोषण के बारे में ये चीज ध्यान में रखें। पोषक तत्व जो मृदा के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वो सामान्यतः आयनों के रूप में अवशोषित होते हैं। आयन दोनों तरह के हो सकते हैं, धनायन भी और ऋणायन भी। सामान्यतः धातु जो है वो धनायन बनाते हैं, जबकि अधात्विक तत्व जो है वो ऋणायन बनाते हैं। तो इसके आधार पर उनका अवशोषण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 14 पोषक तत्वों में से नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जिसका अवशोषण पादप मृदा से करता है NO3 नाइट्रेट के रूप में। तो सर्वाधिक अवशोषण जो है वो नाइट्रेट के रूप में ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में अवशोषण जो है वो नाइट्राइट और अमोनियम आयनों के रूप में भी करता है। भूमिका इसकी पादप के क्रियाओं में इसकी क्या भूमिका होगी उसकी हम बात करें तो इसमें मुख्य चीज एक तो ये कि अधिकतम मात्रा में आवश्यक जितने भी खनिज पोषक तत्व जो हैं, 14 खनिज पोषक तत्व जो हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व आवश्यक होता है वो है नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो तो इससे भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इससे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन वो जमीन से प्राप्त नहीं होते। तो खनिज पोषक तत्वों की बात करें तो खनिज पोषक तत्वों में अधिकतम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जो है वो नाइट्रोजन है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पादप के विकासशील उत्तक और कलिकाएं जो होती हैं उनमें जरूरत पड़ती है। कलिकाएं या विकासशील उत्तक जहां नई कोशिकाएं वगैरह जो है वो बनती रहती हैं और उन नई कोशिकाओं के कारण से पादप में उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, उसमें नई शाखाएं आती रहती हैं, पत्तियां बनती रहती हैं, पुष्प बनते रहते हैं, उनमें उनकी आवश्यकता होगी।
इसके अलावा पादप कोशिका में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए है, पर्णहरित है, या फिर अलग अलग प्रकार के अन्य जो वर्णक हैं, विटामिन हैं, हार्मोन हैं, इन सब का मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है। तो ये विभिन्न यौगिकों का मुख्य घटक हो गया। मुख्य चीज आती है न्यूनता लक्षण, कमी के लक्षण। कमी के लक्षणों में बात करें तो कुछ विशिष्ट लक्षण इसके अनुपस्थिति में या इसकी कमी के कारण से पौधे में दिखते हैं, और वो लक्षण है, उनमें पहला लक्षण जो है वो है हरिमाहीनता। हरिमाहीनता एक विशेष लक्षण है जो कई पोषक तत्वों की कमी के कारण से उत्पन्न होता है। हरिमाहीनता का सीधा सा अर्थ होता है हरे रंग का ह्रास, हरे रंग की कमी। और हरिमाहीनता के कारण से पत्ती जो है वो पीली पड़ने लगती है। तो पत्ती का पीला पड़ना ही जो है वो क्या है, हरिमाहीनता है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण से हरिमाहीनता पहले पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होती है, फिर नई पत्तियों में उत्पन्न होगी। यानी पौधे को जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसके कारण से पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फिर भी नाइट्रोजन की कमी रहती है, जो नई पत्तियां बनती हैं वो भी पीली होती हैं। तो ये हरिमाहीनता का लक्षण हुआ। इसके अलावा एक नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है पादप में, तो उसमें पर्णहरित का अपघटन हो जाता है और पर्णहरित बदल जाता है एंथोसाइनिन में। और एंथोसाइनिन वर्णक जो है वो गुलाबी रंग का होता है। तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण से पत्तियां जो है वो कैसे बनने लगती हैं, गुलाबी रंग की बनने लगती हैं। पार्श्वकलिकाओं की प्रसुप्तता। पार्श्वकलिकाएं जो पादप में शाखाओं का, डालियों का निर्माण करती हैं। पत्ती के किनारे पर पाए, पत्ती के निचले हिस्से पर या जहां पत्ती उत्पन्न होती है वहां पर पाई जाती है, और उससे नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं। उन नई शाखाओं का निर्माण पार्श्वकलिकाओं से होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी से पार्श्वकलिकाएं जो है वो प्रसुप्त अवस्था में आ जाती हैं, और प्रसुप्त अवस्था में आने के कारण से शाखाओं का निर्माण कम होता है। तो ये स्थिति कहलाती है पार्श्वकलिकाओं की प्रसुप्तता। और इसके बाद संपूर्ण पादप की वृद्धि का कम होना। पूरा पौधा जो है वो कम वृद्धि करता है, और पूरे पादप की वृद्धि कम होने के कारण से यदि हम इनमें देखें तो उसके कारण से संपूर्ण पादप में वृद्धि कम होने से पौधा जो है वो बोना रह जाता है, या पादप जो है उसमें बोनेपन का लक्षण जो है वो प्रकटे होता है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। इसके बाद में अगला पोषक तत्व है फास्फोरस, पांचवा, या वैसे खनिज पोषक तत्वों में देखें तो दूसरा वो है फास्फोरस। अवशोषण होता है फॉस्फेट आयनों के रूप में, H2PO4- या HPO42- के रूप में इनका अवशोषण होगा। पादप में इसकी भूमिका यदि हम देखें तो पादप में कई आवश्यक यौगिक जो हैं, या पादप कोशिका में जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, फोस्फोलिपिड, या फिर NADP, ATP, कोएंजाइम, उनका ये मुख्य घटक होता है। खास तौर से फोस्फोलिपिड का ये मुख्य घटक होता है। और फोस्फोलिपिड जो है वो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक यौगिक है। कोशिका झिल्ली का निर्माण फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर होता है, उनकी एक परत के रूप में ये पाई जाती है। तो फोस्फोलिपिड के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम देखें NADP, ATP सह एंजाइम, ATP, NADP, इनके नाम में देखें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट यहाँ पर P को ही प्रदर्शित करता है, यानी फॉस्फोरस इसका मुख्य घटक है, और ये ऊर्जा संबंधी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ATP पादप में ऊर्जा मुद्रा का काम करता है। NADP प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो उपलब्ध करवाता है। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन यौगिकों में। न्यूनता के लक्षण में देखें तो पहला, पादप का बोना रह जाना और गहरे हरे रंग का होना। पौधा जो है वो बोना रह जाता है और थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और उसमें हरापन जो है वो ज्यादा आ जाता है। शाखाएं जो है वो ज्यादा मोटी और हरी बनने लगती हैं। ये बोनेपन और हरे रंग का प्रकट होना फास्फोरस की कमी के कारण से होगा। इसके अलावा पत्तियां और स्तंभ जो होते हैं उसमें पर्णहरित के अपघटन से एंथोसाइनिन का निर्माण जो है वो अधिक मात्रा में होने लगता है, और वो गुलाबी रंग के या बैंगनी रंग की दिखने लगते हैं। पत्ती और फल में उत्तक क्षय क्षेत्र बन जाते हैं। उत्तक क्षय क्षेत्र हम किसको कहेंगे? पत्ती और फलों में जो उत्तक होते हैं उन उत्तकों का अपघटन होने लगता है, और कुछ विशेष स्थानों पर उत्तकों का अपघटन होने से पत्ती पर और फल पर भूरे रंग के, काले रंग के, पीले रंग के धब्बे से बनने लगते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं आम वगैरह हैं उनके ऊपर धब्बे से दिखते हैं भूरे रंग के। छिलका उतार कर देखें तो अंदर से उसका जो खाने वाला भाग, मीठा जो भाग होता है वह भी गड़ा हुआ सा दिखता है। वो उत्तक क्षय क्षेत्र होते हैं। तो उत्तक क्षय क्षेत्र यानी उत्तकों का अपघटन होने के कारण से बनते हैं, और ये दिखते हैं पर्ण और फल में। इसके अलावा पर्ण विकृति,
पत्ती की जो आकृति है उसमें भी विकृति आ जाती है, या पर्ण की आकृति जो है वो बदल जाती है, विकृत प्रकार के हो जाते हैं, तो इसे पर्ण विकृति कहेंगे। और कैम्बियम सक्रियता में कमी। अब पहले पर्ण विकृति को देख लें। जैसे नॉर्मली यदि हम देखें तो सामान्यतः पर्ण जो है वो इस प्रकार की होती है, यूं इस प्रकार की सतह इसकी पाई जाएगी, लेकिन पर्ण विकृति में पत्तियां जो है वो यूं सतह वगैरह जो है वो कैसी हो जाती है, उनकी कटे फटे सी दिखने लगती है, वो मुरझाई हुई सी मुड़ी हुई सी दिखने लगते हैं। ये पर्ण विकृति का लक्षण कहलाता है। कैम्बियम सक्रियता में कमी। फास्फोरस की कमी के कारण से कैम्बियम जो है उसकी सक्रियता कम हो जाती है। कैम्बियम या एधा ये द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसी के कारण से पादप में द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसके कारण से जाइलम और फ्लोएम जैसे जो संवहन उत्तक हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन फास्फोरस की कमी के कारण से कैम्बियम या एधा की सक्रियता कम हो जाती है, और इसकी सक्रियता कम होने के कारण से पादप जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम का संश्लेषण जो है वो कम होने लगता है, या संवहन उत्तक जो है वो कम बनने लगते हैं। तो ये दो पोषक तत्व जो हैं वो पढ़े। इसके बाद में अगला पोषक तत्व जो है वो हम देखें। अब यहाँ पर देखें इनको, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो पढ़ा है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्वों के वर्गीकरण वगैरह में पढ़ा था। ये तीनों के तीनों जो है वो अनिवार्य पोषक तत्व हैं, खनिज पोषक तत्व है। तो अनिवार्य खनिज पोषक तत्व है, और वो भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। इनकी आवश्यक मात्रा पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में होती है। इसलिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व हैं, और वृहत मात्रिक पोषक तत्व कुल मिलाकर 6 है। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसमें से ये सबसे पहले पौधे को चाहिए, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्राथमिक अनिवार्य खनिज पोषक तत्व है। तो प्राथमिक पोषक तत्व हमने पढ़े, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्राथमिक पोषक तत्व है। इसके अलावा अगला जो पोषक तत्व है वो हम पढ़ते हैं पोटेशियम, जो खुद एक प्राथमिक अनिवार्य पोषक तत्व है। तो अगला जो पोषक तत्व हम देखें वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है, और धातु होने के कारण से इसका अवशोषण जो है वो एक धनायन के रूप में होता है, क्योंकि धातु धनायन ही बनाते हैं। अवशोषण इसका मृदा से पोटेशियम आयनों के रूप में या K+ के रूप में होगा, कोई खास बात नहीं है। ये अवशोषण वगैरह में थोड़ा बहुत जो अधात्विक तत्व होते हैं, खासतौर से सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन का, उनका ध्यान में रख लें। संरचनात्मक भूमिका इसकी नहीं होती है। संरचनात्मक भूमिका नहीं होने का मतलब क्या होगा कि पादप की विभिन्न संरचनाएं, जैसे जड़, तना, पत्ती, मूल, फल, ये इनके अंदर बीज, भ्रूण वगैरह, इनको बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ तक कि पादप में पाए जाने वाले जो विभिन्न जैविक अणु या जैविक यौगिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल, वर्णक वगैरह, उनके अणु निर्माण में या उनके अणुसूत्र में भी पोटेशियम नहीं आता। इसलिए कोई संरचनात्मक भूमिका इसकी नहीं है। लेकिन भूमिका के आधार पर हम देखें तो तत्वों का वर्गीकरण हमने 4 श्रेणियों में किया था। एक संरचनात्मक तत्व है जिनकी संरचनात्मक भूमिका होती है, जो पादप के किसी भाग या पादप में पाए जाने वाले किसी जैविक अणु का निर्माण करते हैं, वो संरचनात्मक भूमिका वाले तत्व कहलाते हैं। हालांकि पोटेशियम इसमें नहीं आता, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह वो सारे इसमें आते हैं। लेकिन 3 और जो श्रेणियां थी उनमें एक था एंजाइम को सक्रिय करने वाले यौगिक। ऐसे तत्व है जो एंजाइम सक्रियण में भाग लेते हैं। एक वे जो ऊर्जा संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और एक वे जो परासरण नियमन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। संरचनात्मक भूमिका नहीं है। बाकी तीनों भूमिकाओं में पोटेशियम जो है इसकी भूमिका मिलती है। यह मुख्य रूप से पादप में होने वाली 4 जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक है ऋणायन निष्क्रियता। जब किसी पादप कोशिका में ऋणायनों की मात्रा बढ़ती है तो उसकी विद्युत विभव, उसमें विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत विभव के कारण से उसमें होने वाली जैविक क्रियाएं बाधित होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋणायनों को निष्क्रिय करना जरूरी है, और कोशिका में उदासीन वातावरण बनाए रखना जरूरी है। और ऋणायन को निष्क्रिय करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये काम करते हैं, खासतौर से पोटेशियम। झिल्ली से होकर पारगमन, विभिन्न पदार्थों का झिल्ली के आर पार अंदर जाना, बाहर निकलना, ये कार्य जो है वो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन के जो चैनल और पंप होते हैं उनके द्वारा होता है।
और प्रोटीन के जो पंप हैं, प्रोटीन अणुओं से मिलकर जो पंप बनते हैं वो मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम पंप की तरह से काम करते हैं, उनमें पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा विसरण प्रवणता या परासरण प्रवणता को बनाए रखना, जिसके कारण से कोशिका जो है उसमें होने वाली परासरण क्रियाएं सामान्य प्रकार से होती रहें, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एंजाइम सक्रियण, इन 4 क्रियाओं में ये आवश्यक है। ऋणायन को निष्क्रिय करना, एंजाइमों को सक्रिय करना, झिल्ली से होकर विभिन्न पदार्थों का पारगमन है उसमें सहायता करना, और विसरण प्रवणता को बनाए रखना। इसके अलावा पादप में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें इसकी भूमिका होती है, कई एंजाइमों को सक्रिय करता है ये प्रकाश संश्लेषण में भाग मिलने वाले एंजाइमों को। रंध्र गति में इसकी भूमिका है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका की स्फीतता पर निर्भर करता है, और द्वार कोशिका जब स्फीत अवस्था में होती है तो रंध्र खुल जाते हैं, जब वो स्लथ अवस्था में होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ये इसकी जो क्रिया विधि है उसको समझने के लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो इसका मतलब पोटेशियम आयनों की सीधी सीधी भूमिका है, वो रंध्रों के खुलने और बंद होने में होती है। इसके अलावा बीज और फल की जो वृद्धि होती है उसमें भी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये पादप के जिन हिस्सों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो हिस्से हैं मूल शीर्ष और प्ररोह शीर्ष। जड़ का जो निचला हिस्सा अंतिम शीर्ष भाग होता है उसमें इसकी अधिकता पाई जाती है। प्ररोह है एक तने के शीर्ष भाग पर या किसी शाखा के शीर्ष भाग पर यह अधिक होता है। नई पत्ती में और विभ्योतक क्षेत्रों में इसकी मात्रा अधिक मिलती है। न्यूनता के लक्षण, इसकी कमी के कारण से पर्ण विकुंचित हो जाती है और उसमें हरिमाहीनता का लक्षण भी आता है। विकुंचन का मतलब पत्तियां जो हैं, पत्ती जो है उसमें संकुचन सा होने लगता है, संकुचन की स्थिति आ जाती है और पत्ती की आकार या साइज जो वो कम हो जाता है, पत्तियों सिकुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसे पर्ण विकुंचन कहेंगे। और साथ में पीले रंग की पड़ जाती है। स्तंभ की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पौधा जो है वो कैसा दिखता है, झाड़ी के समान। स्तंभ की वृद्धि कम होने से शाखाएं पास पास निकल आती हैं, इसलिए पादप पूरी तरह से वृक्ष के रूप में विकसित नहीं हो पाता और झाड़ी के जैसा दिखने लगता है, बुश लाइक दिखने लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में पादप की रोगों से बचाव की जो क्षमता है, खासतौर से पादपों में कवक, जीवाणु और विषाणु के कारण से जो रोग होते हैं उन रोगों से बचाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये पोटेशियम जो है इसके बारे में देखा। अब इसके बाद में वृहत पोषक तत्वों में ही द्वितीयक पोषक तत्व जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, उनके बारे में पढ़े। यानी अगला पोषक तत्व 7वां जो है वो कैल्शियम पर आते हैं। अवशोषण, ये भी धातु है तो द्विधनायन के रूप में इसका अवशोषण होगा Ca2+ के रूप में। भूमिका में यदि देखें तो इसके एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ये है, ये कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका बनती है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कोशिका भित्ति कैसे बनेगी? एक पादप कोशिका है, जब वो विभाजित होती है तो उसमें पहले 2 केंद्रक बनते हैं, कोशिका विभाजन बाद में, कोशिका द्रव्य का विभाजन बाद में होता है, तब जाकर पादप में 2 कोशिकाओं के बीच में भित्ति बनती है। तो कोशिका भित्ति इनको जोड़ने का काम करती है। जब ये भित्ति शुरू में बनती है तो इसमें लचीलापन ज्यादा होता है और कोशिका भित्ति का सबसे पहले जब एक पतली झिल्ली के रूप में निर्माण होता है तो उसको हम कहते हैं मध्य पटलिका। फिर इसके इस ओर भी और इस ओर दोनों ओर कोशिका भित्ति का जमाव होता है। ये मध्य पटलिका है वो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, मतलब पेक्टिन और कैल्शियम से मिलकर बनती है। यानी कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मध्य पटलिका को बनाने में। इसलिए यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण को भी प्रभावित करता है। यानी इसकी कमी से कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण दोनों जो है वो घट जाते हैं या उनमें कमी आती है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का जो संयोजन है, इसके अलावा इसकी जो भूमिका है वो किसमें होगी? एक तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संयोजन की जो क्रिया होती है, इनके संयोजन से ही क्या बनते हैं? गुणसूत्र। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है और प्रोटीन, ये आपस में जुड़कर गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल बनाते हैं और उन गुणसूत्रों का या क्रोमेटिन जाल का कोशिका की नियंत्रण, कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इस लिहाज से यदि देखा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संयोजन में ये आवश्यक होने के कारण से क्रोमोसोम, गुणसूत्र निर्माण वगैरह में भी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्लों का स्थानांतरण है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, पादप के एक भाग से दूसरे भाग में इनका जो स्थानांतरण है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कैल्शियम निभाता है। न्यूनता के लक्षण देखें तो कोशिका भित्ति के निर्माण का ये मुख्य घटक होता है और इसकी जब कमी होती है तो कोशिका भित्ति का निर्माण सही प्रकार से नहीं होता और कोशिका भित्ति का लचीलापन है उसमें कमी आ जाती है।
मध्य पटलिका जो है वही कोशिका भित्ति को लचीला बनाती है। तो लचीलापन कम होता है और कोशिका भित्ति में लचीलापन यदि कम होगा तो कोशिका का साइज जो बढ़ना चाहिए, यानी कोशिका दीर्घीकरण जो होना चाहिए, वो इससे प्रभावित होगा। दूसरा, पत्तियों की आकृति विकृत हो जाती है, विकृति दिखाने लगते हैं। खास तौर से पत्ती जो है उसका जो शीर्ष भाग होता है, जैसे ये एक पर्णीय है, इसकी हम बात करें तो सामान्य पर्ण ये है, लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण से ये जो पर्ण है इसका शीर्ष भाग है वो विकृत होकर मुड़ जाएगा और ये इस प्रकार का दिखने लगेगा। इसे अंकुश शीर्ष का निर्माण कहते हैं। तो अंकुश शीर्ष बनने लगते हैं पादप में, किसकी कमी के कारण से? नाइट्रोजन की कमी के कारण से। तो अंकुश शीर्ष का निर्माण होना ये महत्वपूर्ण लक्षण हुआ। इसके अलावा हरिमाहीनता, पादप जो है उसकी पत्तियां जो है उनमें हरे रंग की कमी होने लगती है, इसे हरिमाहीनता कहेंगे। तो हरिमाहीनता का लक्षण भी कैल्शियम की कमी के कारण से प्रकट होता है। अब इसके बाद में वृहत मात्रिक पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो दो और जो पोषक तत्व हैं कैल्शियम के अलावा, मैग्नीशियम और सल्फर, उनके बारे में हमें अध्ययन करते हैं। तो अगला जो पोषक तत्व है जो अनिवार्य पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है इसका भी अवशोषण जो है वो होता है Mg2+ के रूप में या मैग्नीशियम धनायन के रूप में, यानी ये भी एक धातु है और धातुओं का अवशोषण सीधे सीधे धनायन के रूप में हो जाता है। भूमिका की इसकी यदि हम बात करें तो ये चीज महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखिए, ये पर्णहरित का मुख्य घटक होता है। पर्णहरित जो पत्तियों में हरिमाहीनता को रोकने का काम करता है, पत्तियों का हरा रंग है वो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण से ही होता है, इसलिए पर्णहरित का निर्माण ये करता है। एक पर्णहरित की संरचना, प्रकाश संश्लेषण वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, पर्णहरित का जो एक अणु होता है उसमें 4 अलग अलग वलयें होती हैं, 4 पोरफायरिन वलयें होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो केंद्रीय अणु है उसका काम करता है मैग्नीशियम, इसलिए यह पर्णहरित का एक मुख्य घटक माना जाता है और ये हरिमाहीनता को रोकता है। इसके अलावा राइबोसोम, ये जो आरएनए से बने होते हैं, तो राइबोसोम या आरएनए की जो दोनों उप इकाइयां होती हैं, छोटी उप इकाई, बड़ी उप इकाई, इनको आपस में संयोजित करने में मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। राइबोसोम प्रोटीन कारखाना कहलाता है, या प्रोटीन के संश्लेषण को यह प्रेरित करता है, या प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। लेकिन राइबोसोम सामान्यतः 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटी और बड़ी उप इकाई, जो सामान्य स्थिति में अलग रहती हैं, केवल प्रोटीन संश्लेषण के समय ही आपस में जुड़ते हैं। उनको जुड़ने के लिए कौन प्रेरित करता है? मैग्नीशियम इसे प्रेरित करेगा। इसके अलावा ये चीज देखी गई है कि तेलीय बीज जो होते हैं, जैसे सरसों है, मूंगफली है, नारियल है, इनके अंदर देखा जाता है कि तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब तेलीय बीजों में इसकी मात्रा अधिक मिलती है, इसका मतलब तेल के निर्माण को या तेल के निर्माण से संबंधित जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको यह मैग्नीशियम जो है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं उनमें जो एंजाइम भाग लेते हैं, उन एंजाइमों को उत्प्रेरित करने का काम जो है वो भी मैग्नीशियम करता है। डीएनए संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहलाती है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। आरएनए का संश्लेषण जो डीएनए से होता है वो क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो 2 क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं को कौन प्रभावित करता है? मैग्नीशियम जो है वो इन्हें प्रभावित करेगा। तो मैग्नीशियम का प्रभाव इन एंजाइमों पर पड़ता है जो डीएनए उत्प्रेरण या डीएनए और आरएनए संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। हिंदी में कहें डीएनए प्रतिकृतिकरण और डीएनए आरएनए का अनुलेखन, तो ये दोनों क्रियाओं को प्रभावित करता है। कमी के लक्षणों में देखें तो इसमें एक तो विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है, अंतराशीरीय हरिमाहीनता जो है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण से उत्पन्न होती है। अंतराशीरीय हरिमाहीनता क्या होगी? सामान्यतः यदि हम देखें तो नॉर्मल जो हरिमाहीनता है उसमें तो पूरी की पूरी पत्ती जो है वो पीली पड़ जाती है, लेकिन इसमें शिराओं के बीच बीच के जो स्थान होते हैं वो हरे पड़ते हैं, वो पीले पड़ने लगते हैं, और बीच में कुछ स्थान या रेखाएं, लाइन सी जो है वो कैसे दिखाई देती हैं? हरे रंग के दिखते हैं। तो पत्ती जो है वो पूरी की पूरी पीली नहीं पड़ती। हरिमाहीनता का मतलब पत्ती का पीला पड़ जाना, हरेपन में कमी, पूरी एक साथ जो है वो पीली नहीं पड़ती।
शिराओं के बीच बीच के जो स्थान है वो हरिमाहीनता दिखाने लगते हैं, इसे कहते हैं अंतराशिरीय हरिमाहीनता। और इसके अलावा पत्ती में एंथोसाइनिन वर्णक बनता है, पर्णहरित का मुख्य घटक है, पर्णहरित का अबोधन हो जाएगा तो एंथोसाइनिन बनेगा, और एंथोसाइनिन बनने के कारण से पत्तियां जो हैं वो लाल, गुलाबी या नारंगी रंग के दिखने लगते हैं। हरा रंग जो है उसमें कमी आ जाती है। इसके बाद अंतिम जो यौगिक व्रत पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, वैसे तो अंतिम नहीं है, वैसे तो हम कुल मिलाकर 17 तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, 8 और बचे। लेकिन अंतिम में व्रत मात्रिक पोषक तत्व देखें तो वो है सल्फर या गंधक, जिसका अवशोषण होता है सल्फेट आयन के रूप में। ये एक अधातु है और अधातु हमेशा ही ऋण आयन बनाते हैं और वो भी जटिल आयन है, तो सल्फेट आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। अब इसकी भूमिका यदि हम पादपों में देखें तो 2 विशेष कुल हैं, एक सरसों कुल ब्रेसिकेसी, सरसों मूली, ये इनकी पत्तियों में, सरसों के तेल में, इनके अंदर यदि हम देखें तो एक विशेष गंध आती रहती है, तीखी गंध आती है। सरसों के तेल का जब तड़का लगाया जाता है तो एक तीखी गंध आती है। ये जो तीखी गंध है वो किस कारण से होती है? सल्फर युक्त यौगिक एलिल आइसोसाइनेट की उपस्थिति के कारण से होती है। तो एलिल आइसोसाइनेट वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब सल्फर की उपस्थिति के कारण से ये कह सकते हैं कि ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में तीखी गंध जो है वो उत्पन्न होती है। लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप है, मटर कुल के पादप, दाल कुल वाले पादप, उनके अंदर मूल ग्रंथियां बनती हैं। और सामान्यतः ये देखा गया है कि जिस मृदा में सल्फर की मात्रा अधिक होती है वहां पर मूल ग्रंथियां जो है उनका निर्माण भी अधिक होता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन ये पाया गया है कि सल्फर युक्त मृदा में ये मूल ग्रंथियां ज्यादा बनती हैं। इसका मतलब ये मूल ग्रंथियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है। अब मूल ग्रंथियों का निर्माण जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया को प्रेरित करता है। ये आगे हम अगली यूनिट जो आएगी उसके अंदर 12 का जो चैप्टर है उसमें पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान में रख लें इन 2 चीजों को कि ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में तीखी गंध का जो कारण है वो कौन सा तत्व है? सल्फर। और ये तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें मूल ग्रंथि निर्माण को कौन सा अनिवार्य पोषक तत्व प्रेरित करता है, वो भी कौन सा होगा? सल्फर। इसके अलावा अमीनो अम्लों के संश्लेषण में यह सहायक है। अमीनो अम्ल कुल 20 प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं, एक सिस्टीन और एक मेथियोनिन, जिनमें सल्फर होता है। और उस सल्फर के कारण से इन 2 अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, तो ये अमीनो अम्लों के संश्लेषण को, निर्माण को प्रेरित करके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को भी प्रेरित करता है। इसके अलावा पादप में मिलने वाला विटामिन ए और कोएंजाइम ए जो श्वसन, प्रकाश जैसी जैविक क्रियाओं में एंजाइम सक्रिय का काम करते हैं, उसका भी एक मुख्य घटक होता है। न्यूनता लक्षणों की बात करें तो सल्फर की कमी से हरिमाहीनता का लक्षण प्रकट होता है, यानी पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। सल्फर की कमी से सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टीन और मेथियोनिन, अभी पढ़ा, ये अमीनो अम्लों के निर्माण को प्रेरित करता है। सल्फर कम होगी तो इन अमीनो अम्लों का निर्माण जो है वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है वो इसके कारण से प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा सल्फर की कमी के कारण से ये देखा गया है कि पादप में कठोर भित्ति वाले जो उत्तक हैं वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और इसके कारण से पादप के उत्तकों में लचीलापन है वो कम हो जाता है। उसमें कठोर उत्तक जैसे दृढ़ोत्तक है, स्थूल कोण उत्तक है, जाइलम है, इस प्रकार के उत्तक ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो लचीलेपन में कमी आती है। और एक पादप जो है उसकी वृद्धि कम होने के कारण से बौनेपन का लक्षण भी प्रकट होता है। तो आज हमने कुल मिलाकर 6 पोषक तत्व है, वैसे 9 तक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनके बारे में पढ़ा है। इनमें ये 3 अखनिज पोषक तत्व है, वैसे ये सारे के सारे मिलाकर क्या है? वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। इनमें से 3 अखनिज पोषक तत्व है जिनको अपने सिलेबस में ज्यादा भूमिका नहीं दी गई है। 6 खनिज पोषक तत्व जो हैं उनके बारे में पढ़ा। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो कुल मिलाकर कितने हैं? 8। आयरन, बोरॉन, लोहा, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और निकल और एक क्लोरीन। ये जो 8 पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, इनकी क्या भूमिका होती है? वैसे ही अवशोषण किस रूप में करते हैं, भूमिका क्या है और न्यूनता के लक्षण क्या है, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और कुछ विशेष
कमी के लक्षण, कुछ विशेष भूमिकाएं या किसी पोषक तत्व की कमी से पादप में कोई विशेष कमी का लक्षण या कोई बीमारी हो जाती है, उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पाठ में से ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते तो उनको हमें कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप इनको नोट्स वगैरह भी आपको वैसे उपलब्ध करवाए हुए हैं, तो उनसे नोट कर लें या पेपर में जैसे बताया है, हालांकि ये तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ी बड़ी लाइन के रूप में लिख लें। ये चीज़ें आप नोट करते रहें और साथ में इनको पढ़कर थोड़ा याद भी करते रहें जब भी आपको टाइम मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।